वीक्यू प्राइम हिंदी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीरज शाह है। मैं वीक्यू प्राइम का एग्जीक्यूटिव एडिटर हूं और काफी टाइम के बाद हम एक मार्केट के दिग्गज से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अंशुल सहगल साहब सीआईओ है, ईवीपी और हेड है कोटक पीएमएस के। करीब करीब 20 साल से इक्विटी मार्केट्स में निवेश कर रहे हैं, एक्सपर्ट हैं। और इनसे जानना चाहेंगे कि वो फिलहाल इन्वेस्टिंग को और मार्केट्स को कैसे अप्रोच कर रहे हैं। सहगल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और समझना चाहेंगे कि क्या आप फिलहाल मार्केट्स को लेके नर्वस हैं, एक्साइटेड हैं, या नॉर्मल बिहेवियर के चलो ठीक है जैसे चल रहा है वैसे चल रहा थैंक यू नीरज भाई मुझे बुलाने के लिए। अगर हम अगर आप मुझसे पूछेंगे अगले 3 महीने में क्या होने वाला है, इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैं कहूंगा मुझे नहीं पता। भगवान भी नहीं बता सकते। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे अगले 3 से 5 साल में क्या होने वाला है और क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं कहूंगा अगर कोई एक मार्केट है जिसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए और जिसके अंदर अपने सिटीजन्स को खुद इन्वेस्ट करना चाहिए, वो इंडिया है। जितनी तेजी इंडिया में 3 5 साल 10 साल में होने वाली है, और अपना टाइम होराइजन अगर आप उतना रखेंगे तो आप इतनी वेल्थ बना सकते हैं इस कंट्री में, जो कि आपने पिछले कई सालों में नहीं देखी होगी। मतलब देखी भी होगी, कई स्मॉल लोगों ने बहुत छोटे तबके ने देखी होगी, लेकिन ये ब्रॉड बेस्ड वेल्थ क्रिएशन हो सकती है यहाँ से अगले 5 10 साल में। और जो पैसा आपको नहीं चाहिए वो आप मार्केट्स में लगाइए। एक तो लिक्विड एसेट है, दूसरा इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे प्ले करता है। और बहुत मुश्किल है गलत होना इस स्पेस में अगले 5 10 साल में। मैं आपको एक है। छोटा सा उदाहरण देता हूँ। प्लीज। हमारी हाँ जी। नीरज भाई, हमारी जो पर कैपिटा इनकम है आज की डेट में $2200 है इंडिया की। और यही इनकम अगर हम चाइना की देखें तो उनकी कुछ $11,000 है। और वो नंबर अगर हम यूएस का देखें तो वो कुछ 63,000 $63,000 है। तो हमारे लिए ये जर्नी जो $2200 से 3 4 हज़ार डॉलर की होने वाली है, उस जर्नी में जो हमारी एक्स्ट्रा इनकम होगी से $1000 $1500, वो एक ही जगह जाएगी, कंजम्पशन की। और 1.4 बिलियन 140 करोड़ लोगों पे अगर हम ये मान के चलें कि इतनी कंजम्पशन होगी, तो आप समझ सकते हैं कि ग्रोथ सेक्टर आफ्टर सेक्टर में कितनी होगी इस कंट्री में। उसका बेनिफिट इक्विटीज को जरूर मिलेगा। और इक्विटीज में निवेश करके लॉन्ग टर्म के लिए हमारे सिटीजन्स को भी वो बेनिफिट मिलना चाहिए, और मैं उसका एक एक तरह से प्रोपोनेंट हूँ। सहगल साहब थोड़ी गर्मी आ गई आपकी बातें सुन के। ये समझना चाहेंगे, मैं आपका पहला जो आपने जवाब दिया उसी पे एक फॉलो अप क्वेश्चन रखना चाहूंगा कि अगर जो डोमिनेंट थीम जैसे कहते हैं वो ये है कि पर कैपिटा 2000 से 4000 3000 4000 होने वाली है, और क्योंकि कंजम्पशन में स्पेंड होगी तो ज्यादा स्पेंड हो सकती है। तो ऐसे कौन से क्षेत्र हैं, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं, आप जो बात कर सके हमारे साथ, जिसपे आपको लगता है कि इन्वेस्टर्स को बड़ी बेट लेनी चाहिए, और जहां पे वो लोग बेट लेके ऑफ कोर्स कंपनी को मॉनिटर करना चाहिए, बट के 3 5 10 साल तक ये बेट चल सकती है। नीरज भाई, हमें ये लगता है कि जो इंजन ऑफ ग्रोथ रहता है किसी भी कंज्यूमर सेक्टर का, वो रियल एस्टेट रहता है। तो अगर रियल एस्टेट के अंदर तेजी आएगी वॉल्यूम्स में, तो उस तेजी से कुछ 200 इंडस्ट्रीज हैं जिनको बेनिफिट होता है। चाहे आप होम लिनन ले लीजिए, चाहे आप प्लाईवुड ले लीजिए, चाहे आप पेंट्स ले लीजिए, सीमेंट ले लीजिए, स्टील ले लीजिए, उन सबको बेनिफिट होता है। और हमारा ये मानना है कि अभी तो हम बहुत छोटे लेवल पे रियल एस्टेट में हमने ग्रोथ देखा है। और जैसे हमारा ये एक तरह से एफ्लुएंस बढ़ेगा, तो रियल एस्टेट में ग्रोथ ब्रॉडर हो जाएगा। बाकी अभी टियर 1 टियर 2 सिटीज में हम ग्रोथ देख रहे हैं, फिर टियर 3 टियर 4 रूरल एरियाज में ग्रोथ देखेंगे। और जो होम इम्प्रूवमेंट स्पेस है उसमें हमें लगता है कि मल्टी ईयर ग्रोथ अभी आगे है।
हमने पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ हमारी एसीज, वॉशिंग मशीन्स, ये सब चीजें तो अभी इतनी नेसेंट है, इतनी छोटी है कि इनके अंदर अगर आप सेक्टर लीडर्स ले लेते हैं जिनकी बैलेंस शीट्स अच्छी हैं, मैनेजमेंट्स अच्छी हैं और 5-10 साल के लिए भूल जाते हैं, तो यहाँ से काफी पैसा बन बन सकता है, हमें ऐसा लगता है। और ये स्पेस एक ऐसी है जो हमें काफी अच्छी लगती है। इसके अलावा हमें लगता है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर, इंडिया की स्ट्रेंथ उस सेक्टर में काफी तेज है, काफी स्ट्रांग है। केमिकल सेक्टर, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। हमारी जो लार्जेस्ट केमिकल्स कंपनी है बाय मार्केट कैप, उसका स्पेशलिटी केमिकल्स का रेवेन्यू केवल 5,000 करोड़ का है, $1 बिलियन भी नहीं है, कुछ 550-600 मिलियन डॉलर का उसका स्पेशलिटी केमिकल्स का रेवेन्यू है। और अगर आप चाइना की सबसे बड़ी कंपनी देखेंगे, ऑफ कोर्स उनकी डायनामिक्स अलग है, लेकिन उसका रेवेन्यू $400 बिलियन है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे स्केल में कितना डिफरेंस है। अब ये 500-550 मिलियन डॉलर, क्या ये अगले 5 साल में 3 बिलियन 2 बिलियन हो सकता है? जरूर हो सकता है। हमें लगता है सप्लाई चेन इंडिया की तरफ आ रही है, और अगर ऐसा होता है तो इसकी, जबकि ये सबसे बड़ी कंपनी है केमिकल्स में, लेकिन फिर इसमें कितनी अपसाइड आ सकती है वो हम सोच ही सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन रखिए, सेक्टर लीडर्स लीजिए, और ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करिए जहां पे कि आगे चल के ग्रोथ में अपॉर्चुनिटी बहुत है। तो बहुत मुश्किल है कि इंडिया के अंदर आप गलत जा सकते। एक फॉलोअप और पूछना चाहूंगा। आपने रियल एस्टेट की बात करी, आप ही के जैसे थियरी एक दूसरे मार्केट दिग्गज ने दी थी, जिन्होंने बताया कि चाइना में जब ये पर कैपिटा 2000 से $9,000 हुआ, तभी सबसे ज्यादा ग्रोथ रियल एस्टेट सेक्टर में आई थी। और आपने रियल एस्टेट एंसिलरीज की बात की, उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट भी ले सकते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा स्पेंड रियल एस्टेट में होता है। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आपको लगता है रियल एस्टेट क्षेत्र में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 1-2 साल से थोड़ी तेजी हुई है। क्या अभी भी सेक्टर में निवेश करने के लिए वैल्यूएशंस अच्छे हैं? नीरज भाई, इसमें मैं ये मानता हूँ कि रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा ही सेक्टर है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन रियल एस्टेट, अगर आप एक टेंडेंसी हो जाती है पब्लिक की लीवरेज करके रियल एस्टेट लेने की, और ये मान के चलने की कि भाई रियल एस्टेट में तो भाव नीचे आते ही नहीं। लेकिन जैसा हमने देखा 2014 से 2020, उस पीरियड में भाव एक ही तरफ जा रहे थे और वो नीचे जा रहे थे, और जिन्होंने लीवरेज करके रियल एस्टेट ली हुई थी उनको बहुत पेन हुई। तो हमारा ये मानना है कि रियल एस्टेट के अंदर एंट्री फिर भी आसान है, एग्जिट बहुत मुश्किल है। थोड़ा लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट रहता है, और मार्केट कंडीशंस पे आपको प्रेशर और पेन हो सकता है। तो सोच के लीजिए रियल एस्टेट, इतना भी मत लीजिए कि मतलब आपके गले तक आ जाए और आपको समझ ही ना आए कि क्या करें, अब इतना ले लिया। लेकिन रियल एस्टेट अगर आपके पास नहीं है तो एक तो होना चाहिए अगले 5-10 साल के लिए। नहीं, सॉरी, मैं ये बोलना चाहता था कि रियल एस्टेट के स्टॉक्स, नॉट के रियल एस्टेट एंसिलरी के हाँ, स्टॉक्स। अच्छा क्या रियल एस्टेट अच्छा, स्टॉक्स ले सकते हैं? हाँ हाँ, मैं समझ गया। नीरज भाई, इसमें क्या है ना कि रेरा आने से और जो पिछले 5-10 साल में जो मंदी आई है रियल एस्टेट में, उस वजह से, और मतलब काफी ऑर्गेनाइज्ड हो गई है, हो गया ये सेक्टर पहले के मुकाबले। तो इस वजह से काफी जो वीक प्लेयर्स थे वो इस इंडस्ट्री से निकल चुके हैं। अब जो रह गए हैं वो, उनकी बैलेंस शीट्स अच्छी हैं, क्वालिटी प्लेयर्स हैं, ब्रांड्स अच्छे हैं उनके, उनका डिलीवरी शेड्यूल अच्छा रहता है, और इस वजह से क्रेडिबल प्लेयर्स अब मार्केट में रह गए। तो रियल एस्टेट डेवलपर स्टॉक्स भी कोई खराब नहीं है। अगर आप अगेन थोड़ा सा भी समझ से लेंगे तो उस प्लेस में भी पैसा बनेगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। जी, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा आपसे सहगल साहब, और वो है कि आपने मुझे एक एनर्जी के रिलेटेड सेक्टर के बारे में बताया था कि जो कंपनीज कहती हैं कि भाई अभी हम चीनी की कंपनी नहीं, अभी तो हम एनर्जी कंपनीज हैं। श्री रेणुका के जो एमडी हैं वो हमेशा मुझे कहते हैं कि हमें शुगर कंपनी मत बुलाइए, हमें एनर्जी कंपनी बुलाइए। मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपने मुझे बताया था कि आपको चीनी कंपनीज में निवेश करना जायज लगता है। क्या अक्रॉस द बोर्ड ये अपॉर्चुनिटी है, या इन्वेस्टर्स को फूक फूक के लेना चाहिए?
नहीं, अक्रॉस द बोर्ड मैं नहीं कहूंगा। मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा सोच समझ के, मतलब अगर मेरे को थोड़ा और इसको डिस्टिल करना हो तो मैं कहूंगा कि मैं यूपी शुगर कंपनीज पे ज्यादा पॉजिटिव हूँ, बजाय इसके कि आउट ऑफ यूपी शुगर। एक तो वहां पे जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो बेसिकली तीन रीजन्स में शुगर उगती है, एक यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटका। तमिलनाडु की शुगर तो खत्म हो गई मोर और लेस। तो इस वजह से आप उस जगह जाइए जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी बेटर हो, और जहाँ पे इकोसिस्टम इस चीज का, और वो एकदम हार्ट ऑफ द कंट्री है, तो एथेनॉल की का ट्रांसपोर्टेशन भी उधर से थोड़ा आसान है। इस वजह से हमें ये लगता है कि यूपी शुगर जो है वो बेटर प्लेस्ड है देन रेस्ट ऑफ द कंट्री। और बेनिफिट जो शुगर रिफॉर्म्स का है वो सबसे ज्यादा यूपी शुगर को मिलेगा, ऐसा हमारा मानना है। अंशुल सहगल साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बीक्यू प्राइम हिंदी के दर्शकों के लिए बहुत ही बढ़िया आपका ओपिनियन रहा है, और उम्मीद है आपसे आगे बात करने का मौका मिलता रहेगा। थैंक यू नीरज भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपके दर्शकों से भी सबको नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।